हेलो फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने जो है पार्ट नंबर 3 को 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के पार्ट नंबर 3, जिसका नाम क्या है, हाउ द इकोनॉमी एज अ होल वर्क्स। बेटा आज अपने को प्रिंसिपल नंबर 8, प्रिंसिपल नंबर 9 एंड प्रिंसिपल नंबर 10 कवर करना है और फिर आपका जो है चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम मेन क्यू पूरा फिनिश हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। बेटा स्टार्ट करते हैं अपने प्रिंसिपल नंबर 8 से, जो कहता है अ कंट्रीज standard of living depends upon its production, depends on its ability to produce goods and service। ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा भैया, क्या कहना चाह रहे हो अपनी सिंपल भाषा में बताओ। भाई पहले मेरी सिंपल भाषा में एक बात समझ लो, एक शब्द का मतलब कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है, एक शब्द का पहले मतलब जानो कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब क्या होता है। तो मेरी बात सुनो, द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ लेबर इनपुट। मेरी बात सुनो, लेबर इनपुट का मतलब एक लेबर, कि एक लेबर कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर पा रहा है। सुनो, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा कि सबने कितना प्रोड्यूस किया, नहीं जी, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अ सिंगल लेबर, कि एक सिंगल लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया, और एक सिंगल लेबर जितना प्रोडक्शन करेगा वही उसकी कहलाएगी प्रोडक्टिविटी। ध्यान से समझो, एक सिंगल लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया, एक सिंगल लेबर जितना भी प्रोडक्शन करेगा बेटा वही उसकी क्या कहलाएगी, प्रोडक्टिविटी। एक एग्जांपल से समझते, देखो भाई, गुप्ता फैमिली है, मान लो हमारे पास दो फैमिली है, गुप्ता फैमिली, और हमारे पास बच्चों एक है शर्मा फैमिली। तो एक फैमिली है गुप्ता, एक फैमिली है शर्मा। गुप्ता फैमिली के अंदर मान लो जो टोटल इनकम कमाई जाती है गुप्ता फैमिली के अंदर कुल मिला के भाई साहब रुपीस 1,00,000 कमाए जाते हैं, जबकि शर्मा फैमिली के अंदर कुल मिला के रुपीस 2,00,000 की इनकम आती है। अब आपको एक बात पल्ले पड़ रही होगी, ओहो शर्मा फैमिली की तो इनकम ज्यादा है। भैया सही कह रहे हो, शर्मा फैमिली की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वहां पे ज्यादा कमाई हो रही है। इस शर्मा फैमिली का भाई बहुत अच्छा हिसाब किताब होगा, इस शर्मा फैमिली के सारे बंदे एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर रहे होंगे। नालायक, गलत, यू आर रॉन्ग। भैया मैंने कहा टोटल इनकम की बात नहीं करनी, हमको बात करनी है एक इंसान ने कितना कमाया। अब मेरी बात जरा समझो, गुप्ता फैमिली के अंदर भाई साहब केवल 2 ही मेंबर हैं कमाने वाले, जबकि शर्मा फैमिली के अंदर भाई साहब 10 मेंबर है कमाने वाले। इसका मतलब ये हो गया, ये 2 मेंबर ने मिलकर कमाए 1,00,000, वहां पे 10 मेंबर ने मिलकर कमाए 2,00,000। अगर देखा जाए इनकी प्रोडक्टिविटी को निकाला जाए तो साफ साफ समझ में आता है, यहां पे जो एक पर्सन है अगर देखा जाए 1,00,000 डिवाइड बाय 2, यहां पे हर एक पर्सन 50,000 रुपए कमाता है। जबकि शर्मा फैमिली की बात करें, यहां पे देखा जाए हर एक पर्सन कैसे 2,00,000 डिवाइड बाय 10, यहां पे हर एक पर्सन 20,000 रुपए कमाता है। तो आई थिंक अब आपको पल्ले पड़ गया कि हाँ भैया आप सही कह रहे थे, जो अपनी गुप्ता फैमिली है इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर जो है एक पर्सन ने कमाए 50,000, जबकि शर्मा फैमिली ने एक पर्सन ने कमाए 20,000। तो देखो टोटल की बात नहीं करनी, टोटल प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी में अंतर होता है। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है कुल कितना प्रोडक्शन हुआ, कुल कितना कमाया, जबकि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया। अब बताओ जरा साफ साफ मुझे बताओ, एक मेरे आंसर दो, क्वेश्चन का आंसर दो, बताओ किस फैमिली में जो मेंबर्स है, कौन सी फैमिली में जो मेंबर्स है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। इट इज वेरी ऑब्वियस, जो गुप्ता फैमिली में है यहां का क्या होगा, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहां पे होगा, जबकि शर्मा फैमिली का लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माना जाएगा, बिकॉज यहां पे हर एक पर्सन के पास कितने मिले 20,000, जबकि यहां पे हर एक पर्सन कितने मिले 50,000। तो वही तो प्रिंसिपल का नाम है कि एक कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब उस देश के रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता है
ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, वो कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली इन शॉर्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेशन, इट मींस क्या, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। अगर आपको लिविंग स्टैंडर्ड निकालना है तो उसके लिए आप क्या निकालो, प्रोडक्टिविटी। जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा, जो लेबर ज्यादा कमाएगा, जो लेबर ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ऑब्वियस ही बात है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, वही बात मैंने यहां पे लिखी है कि डिफरेंस होता है टोटल प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी के बीच। और फिर वही गुप्ता वाला और शर्मा वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, गुप्ता वाला और शर्मा वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया। जो गुप्ता फैमिली है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी आई, 50,000 पर पर्सन। ऑन द अदर हैंड जो शर्मा फैमिली है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी आई, 20,000 पर पर्सन। तो गुप्ता फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगा एज कंपेयर टू शर्मा फैमिली। अब डिपेंड करता है ये गुप्ता फैमिली वाले इतना कमा क्यों रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों है, ये शर्मा फैमिली के लोग कम क्यों कमा रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम क्यों है। ये डिपेंड करता है बेटा अनेक। फॉर एग्जांपल क्या लिखा है, यहां पे लिखा है प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, तो जो लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, वो कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है एजुकेशन पे, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी हेल्थ पे, वो कितना लंबे समय तक काम कर सकते हैं, उनकी स्किल्स पे, उन्हें क्या क्या काम करना आता है, उनकी ट्रेनिंग पे, उन्हें ट्रेनिंग किस प्रकार की मिली, टेक्नोलॉजी पे वो किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो किस प्रकार की रिसर्च में लगे हैं, वो किस प्रकार के डेवलपमेंट में लगे हैं, वो क्या नई खोज कर रहे हैं। तो अगर एक इंसान की एजुकेशन लेवल ज्यादा है, उसकी हेल्थ का लेवल ज्यादा है, अच्छी स्किल्स है, अच्छी नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी ट्रेनिंग है, तो ऑब्वियस ही बात है उस देश के लोगों की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। गुप्ता फैमिली के अंदर जरूर गुप्ता फैमिली के अंदर जरूर एजुकेशन का लेवल हाई होगा, हेल्थ का लेवल हाई होगा, अच्छी स्किल्स है, अच्छी एबिलिटी है, अच्छी ट्रेनिंग है, तभी तो गुप्ता फैमिली में एक इंसान कितना कमा रहा है, 50,000। ऑन द अदर हैंड जो शर्मा फैमिली है उसके परिवार में एजुकेशन का लेवल कम होगा, ट्रेनिंग का लेवल कम होगा, स्किल्स का लेवल कम होगा, तभी तो वहां पे एक बंदे ने कितना कमाया, केवल 20,000। तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे कमाने की क्षमता, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने की क्षमता इन चीजों पर डिपेंड करती है। अच्छा, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स के अलावा जो देश का प्रोडक्शन है, वो बाकी चीज पर भी डिपेंड करता है, वो कुछ अदर फैक्टर्स हैं उन पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि लेबर यूनियंस पर भी हमारे देश का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। अब एग्जांपल देता हूं, कंपटीशन फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से होने वाले कंपटीशन पे भी हमारे देश का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। लेकिन जो लेबर यूनियंस है या कंपटीशन फ्रॉम अब्रॉड है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कुछ ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ता, ये केवल टेम्पररी फैक्टर है, हमेशा इनका प्रभाव नहीं पड़ता। अब मेरी बात सुनो, लेबर यूनियन देखो ये दो टाइप के होते हैं। एक देखो लेबर यूनियंस, इट मींस ऐसे लेबर जो यूनियन बनाकर जो मिलकर काम करते हैं, और बच्चों एक होते हैं नॉन लेबर यूनियन, इट मींस ऐसे लेबर जो मिलकर काम नहीं करते। अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, लेबर यूनियन के अंदर क्या होता है, लेबर्स मिलकर काम करते हैं। अब अगर लेबर यूनियंस के अंदर लेबर मिलकर काम करेंगे और एक भी लेबर को समस्या आई तो सभी लेबर काम छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इंसाफ दो, हमें न्याय दो। एक लेबर को समस्या आ गई, सारे मिलकर काम करते हैं, सभी काम छोड़ देंगे, सब धरने पर बैठ जाएंगे, प्रोडक्शन का लेवल डाउन। लेकिन जो लोग लेबर यूनियन के अंदर काम नहीं करते, अपना अलग अलग काम करते हैं, हम मिलकर काम नहीं करते, हम भले एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन किसी को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर किसी भी एक इंसान को समस्या आएगी, क्या बाकी लोग काम छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो लेबर यूनियन में क्या होता है, लेबर यूनियन में प्रोडक्शन पर इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन जो लेबर यूनियन नहीं है वहां पे प्रोडक्शन पर इंपैक्ट नहीं पड़ता, एक लेबर बैठ जाएगा, बाकी अपना काम करते रहेंगे, बिकॉज वो मिलकर काम नहीं करते। तो लेबर यूनियन प्रोडक्शन पर इंपैक्ट डालती है, क्योंकि यहां पर एक समस्या ही, सबने काम छोड़ दिया, प्रोडक्शन का लेवल डाउन। लेकिन क्या ये हमेशा है?
कि अगर एक बार धरने पर बैठ गए वो हमेशा बेटर है कि नहीं, ये टेम्पररी है। कभी कभी लेबर यूनियन धरने पर बैठते हैं, कभी कभी नहीं बैठते। ऐसी कंपटीशन फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से, बाहर से, अब्रॉड से कोई ऐसी गुड्स आ गई कि भाई साहब अब उनका ही प्रोडक्शन चल रहा है, अब उसी की मार्केट में डिमांड हो रही है, हमारी डिमांड डाउन, डोमेस्टिक इंडस्ट्री की डिमांड डाउन। लेकिन क्या हमेशा ऐसी होगा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑलवेज डाउन रहेगी? नहीं, हम आगे भी बढ़ेंगे, हम उनको देख के और अच्छा प्रोडक्ट लेकर आएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो बाहर से जब कोई गुड्स आती है तो हमारी गुड्स की इंडस्ट्री की डिमांड कम हो जाती है, लेकिन हम उससे अच्छी वस्तु बनाकर मार्केट में दोबारा आ जाते हैं। तो कंपटीशन फ्रॉम अब्रॉड है या लेबर यूनियन है, इनसे भी हमारे प्रोडक्शन पर इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन केवल टेम्पररी, कुछ समय के लिए। इन चीजों का हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये आपके आगे अदर फैक्टर्स के अंदर जो कैसे है टेम्पररी इन नेचर, जबकि एजुकेशन, हेल्थ, स्किल ये मेन फैक्टर है जो हमारे देश की प्रोडक्शन को, हमारे ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी को बरकरार बनाए रखते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो बोलता है, क्या बोलता है कि वो कंट्री, वो देश जहां पे वर्कर ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहां पे वर्कर जो है ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जहां पे प्रोडक्शन का लेवल ज्यादा होता है, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होता है। बिकॉज जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना बढ़ेगा, उतना अच्छा जीवन वो लोग जिएंगे। आगे बोलता है इन नेशन, ऐसे देश जहां पे वर्कर लेस प्रोडक्टिव है, वो प्रोडक्शन कम करते हैं, एजुकेशन कम है, स्किल्स कम है, नॉलेज कम है, तो वहां के लोगों को, ठीक है, मोस्ट पीपल सफर वेरी लेस एक्सिस्टेंस, वहां के लोगों को जो है काफी कम एग्जिस्टेंस फेस करनी पड़ती। इट मींस क्या, वहां के लोगों की वैल्यू नहीं होती, वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी डाउन होता है, वहां के लोगों की वैल्यू नहीं होती, उन्हें काफी लेस एग्जिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, लोग उनको जानते भी नहीं है, उनको पहचानते भी नहीं, बिकॉज उनका प्रोडक्शन में लेवल काफी डाउन है, उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। भाई ऑब्वियस ही बात है, गरीब इंसान को कौन पूछता है, गरीब इंसान को कौन जानता है, तो उनकी एग्जिस्टेंस काफी कम होती है, जहां पे प्रोडक्शन का लेवल काफी डाउन होता है, जहां पे लेबर काफी लेस प्रोडक्टिव होते हैं। एक कंपनी के अंदर भी सब लोग बॉस को जानते हैं, लेकिन सब लोग कर्मचारियों को नहीं जानते, सब लोग जो है फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को नहीं जानते, बिकॉज फैक्ट्री में काम करने वाला कौन पूछ रहा है, उसकी क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बॉस की वैल्यू है, क्योंकि बॉस क्या है, हाई प्रोडक्टिव, जबकि फैक्ट्री में काम करने वाले कैसे है, लेस प्रोडक्टिव। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बोलता है एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम बोल दो। बोलता है इन रिच कंट्रीज इज मोर देन 10 टाइम एवरेज इनकम इन पुअर कंट्रीज। बोलता है अमीर देशों में एवरेज इनकम 10 गुना ज्यादा होती है गरीब देशों की अपेक्षा, बिकॉज गरीब देशों में लोगों की इनकम काफी कम होती है, प्रोडक्टिविटी काफी कम होती है, प्रोडक्शन का लेवल काफी कम होता है। ऑन द अदर हैंड अमीर देशों में प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, प्रोडक्शन का लेवल काफी ज्यादा होता है। अर्थात कहने का यह है, सिंपल कहने का यह है, अगर मान लो कंट्री बी अगर पुअर कंट्री है और कंट्री ए अगर रिच कंट्री है, तो मतलब कहने का यह है अगर कंट्री ए में एक पर्सन, अगर कंट्री ए में एक पर्सन 20 रुपए कमाता है, तो कंट्री बी में एक पर्सन 200 रुपए कमाता है, वो 10 टाइम्स 10 गुना ज्यादा कमाता है। तो गरीब देशों में प्रोडक्टिविटी का लेवल काफी डाउन होता है, जबकि अमीरी देशों में प्रोडक्टिविटी का लेवल काफी अप होता है। उसके बाद क्या बोलता है टू बूस्ट लिविंग स्टैंडर्ड, अगर सरकार को लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, अगर सरकार को लिविंग की देश के रहने वाले लोगों का लेवल अप हो, उनके जीवन का लेवल अप हो, भाई साहब वो भी एक अच्छी खासी लाइफ एंजॉय करें, तो पॉलिसी मेकर नीड टू रेज प्रोडक्टिविटी बाय इंश्योरिंग दैट वर्कर आर वेल एजुकेटेड। तो जो भी हमारे देश के पॉलिसी मेकर हैं, जो भी देश में नीतियां बनाते हैं, उनको इंश्योर करना चाहिए, अगर वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो लेबर्स का, वर्कर्स का वेल एजुकेट, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। उनके पास वो टूल्स होने चाहिए जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है।
ठीक है, उनके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। अगर लेबर के पास नॉलेज है, उसको वो चीज दे दी गई जिससे प्रोडक्शन होगा, उसको बिल्कुल बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई, इट इज वेरी ऑब्वियस वहां का प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ेगी, वहां का प्रोडक्शन काफी बढ़ेगा। सो इन शॉर्ट अल्टीमेटली मैं कहना चाहूंगा एक देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता है एक देश की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी पर, अल्टीमेटली एक देश के जीडीपी पर। जितना देश का जीडीपी बढ़ेगा, जितनी देश की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जिस देश में नागरिक ज्यादा कमाएगा उस देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अप रहेगा। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूं, हमको बात करनी है पर कैपिटा इनकम की, एक इंसान ने कितना कमाया, हमको टोटल ओवरऑल की बात नहीं करनी, हमको बात करनी है एक लेबर ने कितना कमाया। एक लेबर जितना ज्यादा कमाएगा उतनी ही ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मानी जाएगी, उतना ज्यादा देश का डेवलपमेंट माना जाएगा। तो आई थिंक आपको ये बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल था। आई थिंक आपको ये प्रिंसिपल पूरा का पूरा एकदम अच्छे से पल्ले पड़ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अपने प्रिंसिपल नंबर बच्चों 9 की ओर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल है। क्या बोलता है, प्राइस राइजेस व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। ओहो, जब गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा प्रिंट कर दे, बहुत सारा पैसा जब सरकार छाप देती है तो कीमतें, प्राइस काफी बढ़ जाते हैं। बेटा प्राइस राइज को अपन लोग इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं इन्फ्लेशन। जब वस्तु का प्राइस, गुड्स के प्राइस काफी बढ़ जाते हैं उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। और जब प्राइस काफी बढ़ जाए, नॉर्मली प्राइस बढ़ते हैं 2%, 3%, 5%, 7%, 8%, 10%, लेकिन जब प्राइस बढ़ जाए 100%, 200%, प्राइस बढ़ जाए 1,00,000%, 50,000%, ओहो इतने भी बढ़ते हैं। हाँ, जब प्राइस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए 50,000%, 1,00,000%, तो ऐसे केस को बच्चों बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अगर जनरल प्राइस लेवल बढ़े, नॉर्मली बढ़े तो इन्फ्लेशन, लेकिन जब प्राइस राइज हो काफी एक्सट्रीम स्पीड से, काफी बढ़ती स्पीड से, उसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ऐसा जनवरी 1921 में देखा गया था कि जर्मनी में एक न्यूज़पेपर की जो कॉस्ट थी वो 0.30 मार्क्स थी। एक्चुअली जर्मनी में अब जो करेंसी है वो यूरो है, लेकिन यूरो से पहले जो जर्मनी के अंदर करेंसी चला करती थी उसका नाम मार्क्स था। और तो उस मार्क को हटाया गया और यूरो को लाया गया। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना कि यूरो अभी करेंसी है, यूरो से पहले जर्मनी में जो है मार्क्स करेंसी चला करती थी। तो क्या बोलता है कि 1921 में एक न्यूज़पेपर की जो कॉस्ट थी वो 0.30 मार्क्स थी। ठीक है, लेकिन लेस देन 2 ईयर लेटर, 2 ही साल हुए थे, ठीक है, नवंबर 1922 के अंदर उस न्यूज़पेपर की कॉस्ट कितना है ये पता है? 7 करोड़ मार्क्स हो गई थी। सोचो कितनी ज्यादा प्राइस बढ़ गए। ओहो भाई झूठ बोल रहे हो, भाई झूठ नहीं बोल रहा। जिम्बाब्वे का एग्जांपल ले लो। जिम्बाब्वे एक देश है, जिम्बाब्वे के अंदर भी सेम ऐसी ही घटना देखने को मिली। जिम्बाब्वे की सरकार ने भी काफी टू मच मनी, काफी सारा पैसा प्रिंट कर दिया और काफी सारा पैसा प्रिंट करने की वजह से काफी सारा पैसा इन्फ्लेशन मैं आपको दिखाता हूं जिम्बाब्वे का, जिम्बाब्वे, ठीक है, इमेजेस। अब आपको इमेज देख लो जरा, आप इमेज देख लो कि यहां पे ये है 3x के लिए कितने 100 बिलियन रुपीस पे करने। यहां देखो 3x के लिए 100 बिलियन। यहां देखो पिक्चर, देखो पिक्चर कि यहां पे एक ब्रेड के लिए इतने सारे नोट जो है पे करने पड़ रहे हैं। देखो जरा एक बार आप अगर देखोगे चार्ट, अगर आप इस चार्ट को समझ पा रहे हो, इस चार्ट को देख पा रहे हो, तो यहां पे चार्ट क्या शो कर रहा है कि पहले जो प्राइस का लेवल क्या था, ये त और देखो अचानक से ऐसे महंगाई बढ़ी। कितना, ये पता नहीं कितने जीरोस है, इतने परसेंट महंगाई बढ़ गई। पता नहीं ये कितने जीरो है, इतने परसेंट महंगाई बढ़ती हुई चली गई।
समझ में आ रहा है? डेली इन्फ्लेशन 98, ओहो डेली इन्फ्लेशन 98% की डेली, हर रोज 98, साल की बात नहीं कर रहा, इंडिया में तो साल में बढ़ती है 6%, यहां पे डेली हर रोज 98% प्राइस बढ़े। ऐसा क्यों हुआ? ये जिम्बाब्वे है या फिर जर्मनी है, ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो क्या बोलता है कि ये बोलता है और अदर गुड्स के प्राइस भी कुछ इसी प्रकार से बढ़े थे, लेकिन क्यों हुआ? इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो मेरी बात सुनो, जब गवर्नमेंट ज्यादा पैसा, ज्यादा मनी क्रिएट करती है, जब गवर्नमेंट ज्यादा करेंसी को प्रिंट करती है, तो मनी की वैल्यू कम हो जाती है, और मनी की वैल्यू, मनी की औकात अगर कम हो जाएगी तो हमको ज्यादा उसके लिए पे करना पड़ेगा। भैया कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा बेटा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूं, फिर मैं इसको रीडिंग कराऊंगा, ठीक है? मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसे करता हूं क्लियर। टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उस एग्जाम्पल को आपको मैं समझाता हूं। देखो भाई, मान लो एक देश है, एक देश के अंदर तो टोटल मनी है, एक देश के अंदर जो मान लो टोटल मनी है वो है ₹10,000, और उस देश के अंदर जो टोटल गुड्स है, उस देश के अंदर कुल गुड्स है मान लो 1000 यूनिट्स। तो अगर थोड़ी बहुत मैथ आती हो, थोड़ी बहुत अगर आपको मैथ आती हो तो बताओ, एक यूनिट का प्राइस क्या हो गया? अगर कुल मिला के जो है 10,000 रुपए है देश के अंदर, और देश के अंदर कुल मिला के 1000 गुड्स, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं कि पूरे देश में 10,000 रुपए है और पूरे देश में 1000 वस्तु है, तो कुल मिला के एक वस्तु का प्राइस कितना हो गया जी? 10 रुपए हो गया। अब मेरी बात को जरा समझो, अब क्या हो गया? सरकार ने एक्स्ट्रा मनी प्रिंट किया, सरकार ने एक्स्ट्रा मनी प्रिंट किया, कितना? ₹5,000 सरकार ने एक्स्ट्रा प्रिंट किया। अब बताओ टोटल मनी कितना हो गया? टोटल मनी हो गया 10 तो था ही, ठीक है, अब 5,000 और आ गया, तो कुल मिला के टोटल मनी कितना हो गया? 15,000, ठीक है। सरकार ने क्या करा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा मनी प्रिंट किया। ओहो, सरकार के पास बहुत सारा पैसा है, मशीन है, धड़ाधड़ सरकार ने छापा पैसा, सरकार ने 5,000 रुपए और छाप दिए, ठीक है। अब कुल मिला के देश में कितने हो गए? 15,000। अब ऑब्वियस बात है, अब जब देश की जनता के पास ज्यादा पैसा है, जब आपके पास ज्यादा पैसा है, तो आप भी उसे खर्च करने को तैयार हो जाओगे। जब आपके पास ज्यादा पैसा है, आप उसे खर्च करने को तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे यहां पे हुआ भैया, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रिंट हो गए। अब देश के पास कुल कितना पैसा है जी? देश के पास कुल पैसा है 15,000, लेकिन टोटल गुड्स अब भी कितनी है भाई? क्योंकि देखो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो टोटल गुड्स कितनी है? 1000 यूनिट्स। तो आज भी उतनी है, बिकॉज हर एक देश के पास रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एक देश लिमिटेड प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो आज भी कितना है? 1000 यूनिट है, लेकिन अब उस 1000 यूनिट के लिए जनता के पास कितना पैसा है? 15,000, बिकॉज 5,000 सरकार ने एक्स्ट्रा छाप दिया। तो उस 1000 यूनिट के लिए सरकार के पास, सॉरी जनता के पास कितना पैसा है? 15,000। तो अब अगर मैं एक यूनिट का प्राइस निकालूंगा, तो कुल मिला के देश के पास कितना है? 15,000, और 1000 यूनिट है, तो कुल मिला के एक के प्राइस आएगा ₹15। अब वस्तु के प्राइस क्या हो गए? 15 रुपए। अब वस्तु के प्राइस क्या हो गए? 15 रुपए, ठीक है। क्योंकि अब जनता जो है पूरे के पूरे 15,000 खर्च करना चाहती है। मैं 15,000 खर्च करना चाहता हूं, सामने वाले इंसान के पास 1000 रुपए है, 1000 यूनिट है, तो 1000 यूनिट अगर मैं लूंगा और पूरे 15,000 रुपए खर्च करूंगा, तो एक कितने की बढ़ेगी? 15 की। तो देखो ना, ज्यादा पैसा क्या छप गया? 5,000 रुपए सरकार ने एक्स्ट्रा क्या छाप दिए? जो कीमत 10 थी आज वो 15 हो गई, जो वस्तु 10 रुपए की थी आज वो 15 रुपए की हो गई। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, भैया ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो? रियल एग्जाम्पल में ऐसा कैसे पॉसिबल है? रियल एग्जाम्पल में ऐसा कैसे पॉसिबल है? भैया नहीं खर्च करने 5,000 रुपए, हमको बचाने हैं। तो हाँ, यस यू आर राइट। अगर मान लो आप अभी भी वस्तुओं पर 10,000 रुपए ही खर्च करना चाहते हो, कि भैया 5,000 रुपए, मान लो कि अब कुल कितना मनी है? टोटल मनी कितना है?
15,000 है ना, कितना है जी, टोटल मनी है 15,000। बच्चों ने बोला भैया हमें नहीं खर्च करने पूरे 15,000, हमें नहीं खर्च करने पूरे 15,000, भैया हम तो जो है 5,000 रुपए सेव करेंगे, बचत करेंगे, हम तो केवल 10,000 रुपए ही खर्च करेंगे। तो फिर ठीक है, अगर आप 1,000 यूनिट पे, अगर आप 1,000 यूनिट पे 10,000 रुपए ही खर्च करना चाहते हो तो फिर आपके प्राइस 10 रुपए रहेंगे, आपकी कीमत नहीं बढ़ेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी। वो कब नहीं बढ़ेगी? वो तब नहीं बढ़ेगी अगर सरकार ने एक्स्ट्रा मनी छापा और उस एक्स्ट्रा मनी को यूज ना किया जाए गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए, उसको सारा का सारा एक्स्ट्रा मनी को सेव कर लिया जाए, तो एक बात देखा जाएगा तो गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए अभी भी 10,000 रुपए ही है, 15 नहीं है। यहां पे क्या था, यहां पे हमने ऐसा माना सरकार ने 5,000 रुपए एक्स्ट्रा छापे, तो अब जनता जो है पूरे 15,000 रुपए, ये पूरा का पूरा ऑल मनी, ये पूरा का पूरा मनी जनता स्पेंड करना चाहती है। इट मींस अगर मैं 1,000 यूनिट पे, अगर मैं 1,000 यूनिट पे 15,000 खर्च करूंगा तो 15 की एक पड़ेगी, क्योंकि यहां पे 5,000 जो एक्स्ट्रा छपा उसको भी खर्च करना चाहा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं 15,000 में से जो 5,000 एक्स्ट्रा छपा उसको मैं सेव कर लूं, उसको मैं ट्रांजैक्शन में ना लेके आऊं, मैं केवल 10,000 ही खर्च करना चाहूं, तो फिर महंगाई नहीं बढ़ेगी। आप 1,000 वस्तु के लिए 10,000, सॉरी आप 1,000 वस्तु के लिए, यहां पर भी जाएगा और यहां पे क्या आएगा यूनिट, आप 1,000 वस्तु के लिए अगर 10,000 खर्च करोगे तो फिर आपके प्राइस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन याद रखना यहां पे अपने को इस टॉपिक को समझते हुए अपने को एज्यूम करना पड़ता है, इस टॉपिक को समझते हुए अपने को एज्यूम करना पड़ता है। क्या एज्यूम करना पड़ता है? ये एज्यूम करना पड़ता है जनता सारा पैसा खर्च कर रही है, और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो मैं उसे क्यों बचाऊंगा? अगर एक्स्ट्रा पैसा आया तो मैं तो उससे अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहूंगा ना, मैं तो उसे खर्च करना चाहूंगा। अगर एक्स्ट्रा पैसा आया और उसको मैंने अपने बैंक में जाके जमा कर दिया, बचा लिया, तो मेरा क्या फायदा हुआ? उसको मैं कभी यूज ही नहीं कर रहा, उस एक्स्ट्रा पैसे को मैं यूज ही नहीं कर रहा, वो तो पड़ा हुआ है, वो तो मेरे किसी काम नहीं आ रहा, वो क्या फायदा? जब भी जनता के पास एक्स्ट्रा मनी आता है जनता उसे खर्च करती है ताकि अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके। जनता उस एक्स्ट्रा पैसे को बचा कर रख लेगी तो कुछ तो नोट थोड़ी खाएगी, नोट को तो खर्च करना पड़ेगा ना। अगर एक्स्ट्रा पैसा बचा के रख भी लिए, अपने घर में बैंक में डाल भी दिए, कोई फायदा नहीं है उसका, बिकॉज आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे। तो प्रैक्टिकली देखा जाए जनता अपने पैसों को सेव नहीं करती, कुछ सेव करती है भविष्य के लिए, लेकिन नॉर्मली जनता के पास जब एक्स्ट्रा मनी आता है वो अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए खर्च करती है। और जब एक्स्ट्रा मनी को खर्च किया जाएगा, बिकॉज मात्रा फिक्स्ड है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन मनी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक्स्ट्रा मनी अगर आएगा उस फिक्स रिसोर्स के लिए तो प्राइस बढ़ जाएंगे। समझ में आया ये वाला एग्जांपल? तो यही बात जो है यहां पे कहना चाह रहा है, जो मैंने एग्जांपल दिया वही बात यहां पे कह रहा है कि एक इकोनॉमी के पास 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और उसके पास कितने रुपए है जी? 10,000 रुपए उसके पास है। तो देखा जाए एक वस्तु की कॉस्ट 10 रुपए आ जाएगी, बिकॉज 1,000 यूनिट, ठीक है। वो वही एग्जांपल भी अपने आप पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ा रहा, ये वही एग्जांपल है, अपने आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं यहां से, ठीक है, या फिर ये समझ लो, ये जो बोला मैंने वही लिखा है, जो बोला मैंने वही लिखा है, समझो। आगे बोलता है सेटरिस पेरिबस, मतलब क्या समझते हो आप? बचपन से पढ़ते हो। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, मैं मान रहा हूं इकोनॉमी के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा, बस नोट छप रहे हैं, बस नोट छप रहे हैं एंड आउटपुट फिक्स्ड है, नोट छप रहे हैं एंड आउटपुट फिक्स्ड है। ऐसा मैं नहीं मान रहा कि एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। सेटरिस पेरिबस का मतलब है मैं ऐसा नहीं मान रहा कि एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, पहले भी 1,000 थे अब भी 1,000 है। तो बोलता है कि सेटरिस पेरिबस अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, 1,000 यूनिट के लिए अब जो प्राइस बढ़ जाएंगे वो ₹15 हो जाएंगे, बिकॉज हम ऐसा मान रहे हैं जनता पूरे के पूरे 15,000 रुपए 1,000 यूनिट पे खर्च करने को तैयार है। तो यहां पे देखा आपने, प्राइस बढ़ गया, 15 रुपए हो गए, और क्वांटिटी यहां पे सेम रखी, 1,000 मात्रा रखनी है। हमने क्या बोला है? सेटरिस पेरिबस। अब समझो यहां से, पीपल आर नॉट बेटर ऑफ,
पीपल आर नॉट बेटर ऑफ का मतलब है अब पीपल को एक्सचेंज करने में फायदा नहीं हो रहा। अब पीपल को नॉर्मली मैंने आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाया था कि जब लोग एक्सचेंज करते हैं तो दोनों पार्टीज को फायदा होता है, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, पीपल आर नॉट बेटर ऑफ। अब यहां पे एक्सचेंज करने में फायदा नहीं हो रहा बिकॉज वही आउटपुट पहले ₹10 का मिल रहा था, अब उसी आउटपुट के लिए ₹15 पे करने पड़ रहे हैं, तो अब पीपल को एक्सचेंज करने में कोई भी स्वाद नहीं आ रहा, कोनो फायदा नहीं मिल रहा। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी हैज डिक्रीज। अब मनी की वैल्यू घट चुकी है। पहले 10 रुपए में एक वस्तु आती थी, लेकिन अब 10 रुपए की औकात ही नहीं है, उसकी वैल्यू डाउन, 10 रुपए की वैल्यू डाउन। अब उस एक वस्तु के लिए पहले ये वस्तु 10 रुपए में आ रही थी, अब 10 रुपए की औकात ही नहीं है, मनी की वैल्यू डाउन हो गई, मनी की वैल्यू घट गई। अब इस वस्तु के लिए मुझे 5 रुपए और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, 15 रुपए पे करूंगा तब मेरे को वस्तु मिलेगी। इट मींस क्या, 10 रुपए की औकात कम हो गई, मनी की वैल्यू डाउन हो गई। ठीक है, ये एग्जांपल वही दिया कि ईयर 1 में आउटपुट 1000 था, ईयर 2 के अंदर भी 1000 है, लेकिन पहले कितने रुपए थे, 10,000, अब कितने हो गए, 15,000, बिकॉज सरकार ने 5,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रिंट कर दिए। तो पहले प्राइस क्या था, 10 रुपए, अब प्राइस कितना, 15। इट मींस क्या, 50% से महंगाई बढ़ गई, 50% से इन्फ्लेशन बढ़ गई। ठीक है, आई होप आपको पल्ले पड़ रहा होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। जितनी इजी लैंग्वेज में बच्चों मुझसे हो पा रहा है, मैं उतनी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, आपको जो नोट्स चाहिए, आपको इन नोट्स के लिए मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल या मेरे इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करना पड़ेगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां पे जाके आपको जो है सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे और लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो क्या बोलता है, देयरफॉर, इसलिए इफ द मनी सप्लाई इज इंक्रीज, अगर मनी सप्लाई बढ़ती है, मतलब अगर सरकार ज्यादा नोट प्रिंट करती है, अगर मनी सप्लाई बढ़ती है, लेकिन अगर आउटपुट स्टेज द सेम, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, पहले भी 1000 था अब भी 1000 है, तो अगर मनी सप्लाई बढ़े और आउटपुट का लेवल सेम हो तो एवरीथिंग विल जस्ट बिकम मोर एक्सपेंसिव, हर एक चीज महंगी हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे अगर आउटपुट मान लो बढ़ता है 5% से, सुना ध्यान से, पिछली साल या अगली साल, मान लो अगली साल जो प्रोडक्शन हुआ वो 5% ज्यादा हुआ, लेकिन मनी सप्लाई बढ़ी 7% से, सरकार ने जो नोट छापे वो छापे 7% एक्स्ट्रा, जो प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 5% एक्स्ट्रा, जबकि नोट छपे 7% एक्स्ट्रा। इट मींस क्या, जो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन है, वो महंगाई है, वो 2% है, 2% से महंगाई, बिकॉज जितना प्रोडक्शन हुआ उससे ज्यादा नोट छपे, प्रोडक्शन का लेवल कम, नोट का लेवल ज्यादा, तो बीच वाला गैप कहलाएगा इन्फ्लेशन, बीच वाला गैप बच्चों कहलाएगा महंगाई। ठीक है, क्या बोलता है आगे, assumption in the above example। अब जो ऊपर एग्जाम्पल लिया, यहां पे हमने एजम्पशन लेने, कौन सी एजम्पशन, वही वाली एजम्पशन कि सारा का सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ सेव नहीं कर रहे, सभी पैसों को ट्रांजैक्शन में लेके आ गए, 1000 वस्तु के लिए पूरे 15,000 ही खर्च करने हैं, कुछ पैसा नहीं बचाना, तो ये एजम्पशन माननी पड़ती है। ठीक है, क्या लिखा है, तो क्या लिखा है, ये बोलता है इन द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, अगर गवर्नमेंट प्रिंट करती है एक्स्ट्रा मनी को तो पीपल क्या करेंगे, पीपल उस एक्स्ट्रा मनी को सेव कर सकते हैं, उसको अपने बचा सकते हैं, और अगर लोग सेव करेंगे उस पैसे को अपनी ट्रांजैक्शन में लेके नहीं आएंगे। वही वाला एग्जांपल, 15,000 रुपए एक्स्ट्रा, 15,000 रुपए आ गया, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मनी है, अगर उस 5,000 को खर्च ना किया जाए, उसको सेव किया जाए, तो अल्टीमेटली देखा जाए 1000 यूनिट के लिए अभी भी 10,000 रुपए है, बिकॉज एक्स्ट्रा मनी को सेव कर दिया। तो अगर 1000 यूनिट के लिए अभी भी 10,000 रुपए है तो प्राइस 10 रुपए रहेंगे, प्राइस का लेवल नहीं बढ़ता, वही तो बोलता है। तो क्या होगा, प्राइस का लेवल वुड नॉट ऑटोमेटिकली राइज, प्राइस का लेवल नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाउएवर टू सिंप्लीफाई द लिंक बिटवीन द मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, इन चीज को समझाने के लिए, इन चीज के लिंक को क्लियर करने के लिए, यहां पे टॉपिक को समझाने के लिए ऐसा एज्यूम कर रहे हैं
कि कंज्यूमर आर विलिंग टू स्पेंड द एक्स्ट्रा मनी, जो एक्स्ट्रा मनी सरकार ने छापा कंज्यूमर उसको खर्च करने को तैयार है। जो 5,000 रुपए सरकार ने एक्स्ट्रा छापे कंज्यूमर भाई साहब उसे खर्च करेगा। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है? तो वो ये निकलता है क्वांटिटी ऑफ मनी हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द वैल्यू ऑफ मनी। मतलब कहने का ये है क्वांटिटी ऑफ मनी का मतलब सप्लाई ऑफ मनी। अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी, अगर ज्यादा सरकार मनी क्रिएट करेगी, वैल्यू ऑफ मनी, मनी की औकात कम हो जाएगी। इट मींस क्या? 10 रुपए के नोट की जो पहले औकात थी कि 10 रुपए में एक पेन आता था, अगर सरकार एक्स्ट्रा नोट छापेगी तो 10 रुपए की औकात कम हो जाएगी। अब 10 रुपए में एक पेन नहीं आएगा, अब 10 में कम पेन आए, सॉरी अब एक पेन नहीं आएगा, अब एक पेन के लिए आपको पहले से ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मनी का मनी की औकात के साथ वैल्यू के साथ रिलेशन इनवर्स है, नेगेटिव है, लेकिन हैज एन पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द जनरल प्राइस लेट मीन इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के साथ संबंध कैसा है? पॉजिटिव। मतलब कहने का यह है क्वांटिटी ऑफ मनी मतलब मनी सप्लाई, शॉर्ट में मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई मान लो बढ़ता है तो इसका नेगेटिव संबंध है वैल्यू ऑफ मनी के साथ। वैल्यू ऑफ मनी, जो मनी की औकात कम हो जाएगी, लेकिन इसका पॉजिटिव संबंध है इन्फ्लेशन के साथ, मतलब महंगाई के साथ। महंगाई का लेवल बढ़ जाएगा, जितने ज्यादा नोट छपेंगे उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी और उतनी ही मनी की औकात भी कम होती जाएगी। ठीक है, चलिए, तो वही बात यहां पे अब जो मैंने छोड़ा था वही लिखा है सेम, कि इन अदर वर्ड्स जब गवर्नमेंट प्रिंट करती है लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी, जब सरकार ज्यादा पैसे छापती है, इट रेज मनी सप्लाई इन द मार्केट। तो मार्केट में जनता के पास जो पैसा है, जो जनता के पास मात्रा है वो बढ़ जाएगी। इट मींस, इसका मतलब क्या है? नाउ पीपल हैव मोर मनी, अब जनता के पास पैसा ज्यादा, लेकिन प्रैक्टिकली देयर विल बी फिक्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। लेकिन जो गुड्स एंड सर्विस तो फिक्स है ना, वो तो 1,000 की 1,000 ही है ना, बस ज्यादा पैसा आ गया, लेकिन जो क्वांटिटी है वो तो फिक्स है, बिकॉज रिसोर्स आर लिमिटेड। तो इन सच्चे केस, ऐसे केस में क्या होगा? वैल्यू ऑफ मनी फॉल, मनी की औकात कम हो जाएगी और प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल नंबर 9 मैंने आपको काफी अच्छे एग्जांपल से कर दिया क्लियर, कि अगर सरकार ज्यादा मनी प्रिंट करेगी, सरकार ज्यादा पैसा छापेगी, तो भैया महंगाई बढ़ेगी। समझ में आ गया? तो ये था बच्चा लोग आपका प्रिंसिपल नंबर 9। चलिए अपने आखिरी प्रिंसिपल नंबर 10 की ओर, देन ये चैप्टर खत्म। यस, खत्म। ओके, प्रिंसिपल नंबर 10 क्या बोलता है? समझते हैं इस बात को। बोलता है प्रिंसिपल नंबर 10, सोसाइटी फेसेस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ, मतलब वही फायदा होना, कि सोसाइटी जो है कुछ समय के लिए, सोसाइटी में कुछ समय के लिए इन्फ्लेशन, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच फायदा देखा जा सकता है, कि अगर महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन का लेवल बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल डाउन हो जाएगा, और अगर इन्फ्लेशन का लेवल डाउन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन शॉर्ट रन, कुछ समय के लिए, 1 या 2 साल के लिए। समझाओ भैया क्या कहना चाह रहे हो? देखो ये कह रहा है, अगर मान लो सरकार मोर मनी, सरकार जो है ज्यादा मनी प्रिंट करती है, समझना बात को ध्यान से। अगर सरकार जो है मान लो मोर मनी, सरकार जो अगर ज्यादा मनी प्रिंट करती है तो उससे क्या होगा? ज्यादा मनी प्रिंट करने से लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, लोग जो है खर्चा ज्यादा करेंगे, अल्टीमेटली डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, है ना, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस बढ़ेगी, क्योंकि भैया जनता के पास तो ज्यादा पैसा है, जनता के पास पैसा ज्यादा है, सरकार ने ज्यादा पैसा छापा, सरकार ने महंगाई बढ़ाई। जब सरकार ज्यादा पैसा छापेगी तो उससे लोग उसे स्पेंड करेंगे, गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी। अब जब गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी, अब आप जानते हो हमने अभी जस्ट
पीछे पड़ा है, सरकार ज्यादा पैसा छापेगी तो उससे देश में महंगाई का लेवल बढ़ेगा, देश में प्राइस का लेवल बढ़ेगा। लेकिन देखो उसके दो इंपैक्ट है। गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ने से, ठीक है, क्योंकि देखो गुड्स एंड सर्विस फिक्स है ना, 1000 यूनिट पहले भी थी, 1000 यूनिट अब भी है। गुड्स एंड सर्विस मान लो फिक्स्ड है तो प्राइस का लेवल बढ़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा ध्यान दिया जाए, जब प्राइस का लेवल बढ़ेगा, अगर आपको सप्लाई 11th क्लास सप्लाई याद हो, जब प्राइस का लेवल बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा कि भाई साहब ये पेन पहले मैं 10 का बेचता था, अब मैं इसको 20 का बेच रहा हूं। तो जब पेन का प्राइस बढ़ा तो बताओ प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? भैया बढ़ेगा। इस 10 रुपए के पेन में मान लो अगर वो 4 रुपए कमाता था तो ऑब्वियस बात है 20 रुपए के पेन में वो और भी ज्यादा कमाएगा, तो प्राइस का लेवल तो बढ़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं प्राइस का लेवल, ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को मोटिवेट भी करेगा कि प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाया जाए, देश के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा किया जाए ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। अब जब प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाने की बात नहीं कि प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाया जाएगा, तो प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाने के लिए हायर करने पड़ेंगे मोर वर्कर्स, ठीक है, ज्यादा वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा। इट मींस क्या? देश में क्या बढ़ेगा? देश में रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, या आप ऐसे बोल तो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो जाएगा, देश के अंदर जो बेरोजगारी है उसका लेवल कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जैसे ही मोर मनी प्रिंट होगा, इट मींस क्या? वही इन्फ्लेशन। जैसे ही इन्फ्लेशन आएगा, सरकार ज्यादा पैसा छापेगी, सरकार देश में महंगाई को बढ़ाएगी, वैसे ही देश में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल भी डाउन हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चेन है। ज्यादा पैसा छपेगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा छपेगा ज्यादा आएगा, लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी। जब गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी तो भाई प्राइस का लेवल तो बढ़ेगा, बिकॉज हमने पीछे पढ़ा है, महंगाई बढ़ेगी, प्राइस का लेवल बढ़ेगा। अब प्राइस का लेवल बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर को उसमें प्रॉफिट दिखेगा कि ज्यादा महंगा बेचूंगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। प्रॉफिट दिखेगा, वो लालची होगा, और लालची होकर वो गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। यार और वस्तु बनाओ और बेचो। गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, उसको बढ़ाने के लिए ज्यादा वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे, और ज्यादा वर्कर्स हायर करेगा तो देश में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का लेवल बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बच्चों कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही तो प्रिंसिपल कह रहा है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच एक ट्रेड ऑफ है, शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ। लेकिन ये चीज ये नहीं हमेशा चलती रहेगी, 1 साल 2 साल तक इस चीज को देखा जा सकता है, लेकिन हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा वो संभव नहीं है। क्या लिखा है? इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर अमाउंट बढ़ेगा। इंक्रीज द ओवरऑल लेवल ऑफ स्पेंडिंग, तो सब लोग खर्चा करेंगे ज्यादा, और क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस की डिमांड भी बढ़ेगी। आगे बोलता है हायर डिमांड में कॉज फॉर्म टू रेज देयर प्राइस, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस का लेवल बढ़ेगा, जितनी डिमांड ज्यादा उतने प्राइस ज्यादा। बट इन द मीन टाइम, लेकिन उसी समय इट ऑल्सो एनकरेज देम टू हायर मोर वर्कर एंड प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। लेकिन उसी समय फर्म को लगेगा यार प्राइस बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो ना और गुड्स एंड सर्विस बनाई जाए, तो गुड्स एंड सर्विस को बनाया जाएगा। मोर हायरिंग मींस अब जितने ज्यादा लेबर हायर करेंगे, लोअर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का लेवल उतना कम होगा, और एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा, बेरोजगारी का लेवल डाउन हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? इसी पूरे चेन को बोलते हैं शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, की इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट कुछ समय के लिए ट्रेड ऑफ फायदा पहुंचा सकते हैं। दिस सिंपली मीन्स दैट, इसका सिंपल मतलब है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2, ज्यादा नहीं 1 या 2 साल तक ये चेन चलेगी, लंबे समय तक आप इस चेन को नहीं चला सकते। तो 1 या 2 साल तक मैनी इकोनॉमिक पॉलिसीज पुश इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, कि शॉर्ट टर्म में 1-2 साल के लिए इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट अपोजिट डायरेक्शन में भाग सकते हैं। इट मींस क्या?
जितना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जितने ज्यादा नोट छपेंगे, उतना ही जो है अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल डाउन जाएगा, उतना ही देश में बेरोजगारी कम होगी, उतना ही देश में रोजगार एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। समझ में आ गया? आगे बोलता है द कर्व दैट इलस्ट्रेट द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड फिलिप्स कर्व। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच रिलेशन शो करने वाले कर्व को नाम दिया गया है फिलिप्स कर्व, जो कुछ डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो, आप जानते हो डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है, नेगेटिव रिलेशन। इट मींस क्या, इट मींस ये अगर इन्फ्लेशन की रेट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन की रेट अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट की रेट आपकी कम होती जाएगी। जितनी ज्यादा आपके नोट छपेंगे उतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, आपका कर्व आएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, आपका कर्व आएगा नीचे की ओर, बिकॉज नेगेटिव रिलेशन वाले केस में कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोप का ही बनता है, ये आप सब जानते हैं। आगे लिखा भी है दिस कर्व शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यह इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच एक इनवर्स रिलेशन शो करता है। इसका मतलब हो गया जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है रिड्यूस हो जाएगी और फिर वाइस वर्सा। बताओ पल्ले पड़ गया? तो इस चीज को शो करने के लिए हम फिलिप्स कर्व का यूज करते हैं, जो शो करता है जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं फिलिप्स कर्व को अगर आपको बना के दिखाना चाहूं, आधे बच्चे कंफ्यूज, ये बनता कैसे, हमको हमें इको इतनी नहीं आती, तो भैया इको इतनी नहीं, तो सुन लो। मान लो कि यह है आपका, मान लो ए पॉइंट, ये मान लो क्या है, ये आपकी इन्फ्लेशन है, और इस टाइम पर मान लो यह मान लो पॉइंट नंबर 10, ये मान लो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है। अब जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ए से बी अभी हमने पढ़ा रिलेशन कैसा है, नेगेटिव है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम। तो पहले कहां पे थे हम जी, हम पहले यहां पे थे कि अगर हम ए पे थे, ए और 10, कि जब 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 यहां लिखा बेटा, मान लो मैंने इन्फ्लेशन, यहां लिखा मैंने क्या, इन्फ्लेशन, और यहां लिखा बच्चों मान लो मैंने अनएम्प्लॉयमेंट। जब इन्फ्लेशन 8 थी, अनएम्प्लॉयमेंट 10 थी। अब इन्फ्लेशन बढ़ गई, अब आप जानते हो इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट घट के 8। तो मान लो बी पर आपका पॉइंट क्या आ गया, 8। ओके, उसके बाद क्या हो गया, इन्फ्लेशन और बढ़ गई सी, तो एम्प्लॉयमेंट अब और कम, मान लो 6। यहां मान लो आपका पॉइंट ये आ गया, एक ये पॉइंट। अब मैं जब इनको मिलाऊंगा, अब जब मैं इनको मान लो मिलाऊंगा, ठीक है, ये लीजिए, तो बताओ जो मेरे पास कर्व आएगा बच्चा लोग, वो मेरा कर्व कुछ डाउनवर्ड स्लोपिंग तो आएगा। तो ये है फिलिप्स कर्व, जो शो करता है जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जाएगी, स्लोप आएगा डाउनवर्ड, इसको बोलते हैं फिलिप्स कर्व। तो आई होप आपको ये चीज भी पल्ले पड़ गई कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच एक शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ कैसे होता है। तो होपफुली आपको 10 के 10 प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। भाई साहब मेरी ओर से तो ये चैप्टर पूरा फिनिश है। 10 के 10 प्रिंसिपल आपको मैंने अपनी ओर से पूरे अच्छे से समझा दिए। अब आपकी ड्यूटी बनती है इसको अच्छे से याद करो, इसको रिवाइज करो। आपको मैंने कहा इन लिंक्स के लिए, इन नोट्स के लिए सब्सक्रिप्शन में दिए हुए, सॉरी सब्सक्रिप्शन नहीं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे टेलीग्राम के चैनल को और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, देन आपको जो है पूरे के पूरे नोट्स और इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा इस मैन क्यू बुक का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिक्स। तो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।